बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है एसी थ्रू कैपेसिटर। आप लोगों को मालूम है इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एसी थ्रू रेजिस्टर, लेकिन आज का आर्टिकल प्रीवियस आर्टिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है और वो हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है एसी थ्रू कैपेसिटर। यही आर्टिकल अगर आप बुक में देखें तो बुक में इस आर्टिकल में किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को इस आर्टिकल को लिखने में बहुत मसला होता है। उन्हें समझ नहीं आती कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स, यही वजह है कि आज मैंने पहले कुछ हेडिंग्स आप लोगों के सामने दे दी हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का नाम क्या है, एसी थ्रू कैपेसिटर। तो दो ही चीजें आ रही हैं, एक कैपेसिटर आ रहा है और साथ उसके एक एसी सोर्स लगा हुआ है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें आप एक एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर लगा दें, इस सर्किट को स्टूडेंट्स कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। जिस तरह से रेजिस्टर लगा हो तो रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये कैपेसिटिव सर्किट है। सबसे पहले हमें बताना है कि आज हम कैपेसिटिव सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है? इट इज अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स होगा, इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, और वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो एक कैपेसिटर से अटैच होगा। और स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने शो करूं तो कुछ इस तरह से करूंगा। ऑल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल आप लोग जानते हैं ये होता है, और इसके साथ मैं एक अदद कैपेसिटर जिसका सिंबल ये है अटैच कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। और स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगी, इसकी कैपेसिटेंस को मैं सी कह देता हूं। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और ये कैपेसिटर है। बड़ा सिंपल सा सर्किट है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सर्किट को यानी एसी सर्किट को, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, इसे समझने से पहले क्यों ना हम पहले इमेजिन करें डीसी सर्किट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये एक सेल है और इस सेल से कनेक्टेड आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बल्ब अटैच है और बल्ब जो है वो फुल ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं करंट का फ्लो मैं आपको यहां पर जो दिखा रहा हूं, ये करंट का फ्लो क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी एक चार्ज को देखते हैं तो वो चार्ज जो है वो अपनी जगह छोड़ता है तो पिछला चार्ज जो है वो उसकी जगह ले लेता है और इस तरह से ये फ्लो चलता रहता है। अगर मैं कहीं पर भी इस फ्लो को रोक दूं, किसी एक चार्ज को रोक दूं, तो सारे रुक जाएंगे क्योंकि वो चार्ज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो पिछले चार्ज कैसे नेक्स्ट जो प्लेस है वो ऑक्यूपाई करेंगे? इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है स्टूडेंट्स। अब जरा इमेजिन करें कि हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये जो डीसी सोर्स है इसके साथ मैं एक कैपेसिटर अटैच कर दूं। अब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कैपेसिटर के दरमियान में आप गैप देख रहे हैं, ये वो गैप है जहां से चार्ज मूव नहीं कर सकता। हो सकता है यहां गैप ना हो, वैक्यूम ना हो, बल्कि यहां कोई इंसुलेटर हो, इंसुलेटर में से भी चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो बहरहाल रूल ये है कि कैपेसिटर में से चार्ज मूव नहीं कर सकता। अब जब कैपेसिटर में से चार्ज मूव नहीं करेगा तो हम जब यहां इस स्विच को ऑन करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या? चार्जेस शुरू में तो मूव करेंगे क्योंकि वो चार्जेस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और बल्ब ग्लो करता रहेगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। जिस लम्हे कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, मजीद जो चार्ज है वो कैपेसिटर पर एंटर नहीं हो सकेगा। जब वो कैपेसिटर की प्लेट में एंटर नहीं हो सकेगा, वो रुक जाएगा। तो जब एक चार्ज एक जगह रुक जाए तो सारे चार्ज रुक जाते हैं, और जब चार्ज रुक जाएंगे तो वो जो बल्ब है, अब आप देख रहे हैं, वो ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि उसमें से चार्जेस की मूवमेंट रुक गई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि एक डीसी सोर्स के साथ अगर आप एक कैपेसिटर लगा दें तो एक लम्हे के लिए तो करंट पास करेगा। मैंने तो बड़ी देर में दिखाया, लेकिन असल में ये एक लम्हे के लिए होगा जिसमें कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमारे पास कोई करंट पास नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर की मौजूदगी में डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट का सोर्स जो है यानी कि सेल या बैटरी हो, तो वो करंट फ्लो नहीं करवा सकती। अब हम सोच रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर में गैप था और इस गैप की वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाया मुसलसल, तो फिर जब हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट थे। जब हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया तो हमने देखा कि इस कैपेसिटर की मौजूदगी में भी बल्ब मुसलसल ग्लो करता रहा। यानी यहां से
एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि कैपेसिटर जो है वो डीसी की मौजूदगी में करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन एसी की मौजूदगी में करंट जो है वो चलता रहता है। और हमें कैसे पता चला कि चलता रहता है? हमने जब बल्ब को देखा था वो मुसलसल ग्लो कर रहा था। यानी कि अगर आप सही बिहेवियर कैपेसिटर का देखना चाहते हैं तो फिर आपको यहां एक बल्ब भी लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैं इस सर्किट को आपके सामने थोड़ा सा चेंज करता हूं और इस सर्किट में एक बल्ब भी एंटर कर देता हूं। यह है बल्ब का सिंबल स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं, वो एक अजीब रिजल्ट बताना चाह रहा हूं कि कैपेसिटर की मौजूदगी में ऑल्टरनेटिंग करंट चलता रहा। अब आप डेफिनेटली जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। तो स्टूडेंट्स जरा गौर से देखते हैं इस बात को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आम एग्जांपल देता चलूं। और वो एग्जांपल क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर जॉगिंग करके आपने कैलोरीज बर्न करनी है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर आप कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैक पर मुसलसल कई चक्कर काटने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये ट्रैक कहीं से खराब है। अब जब ये ट्रैक खराब है तो आप लोग पूरा चक्कर तो नहीं काट सकते, तो क्या आप कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर कैलोरीज तो बर्न कर सकते हैं। कैलोरीज बर्न करने के लिए मोशन की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है। अगर चक्कर कंप्लीट नहीं भी होता तो जहां पर वो सर्कुलर ट्रैक जो है वो टूटा हुआ है, आप वहां से दोबारा मुड़कर दूसरी जगह तक जाएं और फिर वहां से मुड़कर वापस उस जगह तक जाएं। असल बात मूवमेंट है, असल बात चक्कर कंप्लीट करना नहीं है। कैलोरीज को थोड़ी ना पता है कि आपने पूरा चक्कर कंप्लीट किया नहीं किया, उसको तो यह पता है कि आप जॉगिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपने देखा अगर आप चक्कर कंप्लीट ना भी करें और मुसलसल मूव करते रहे फिर भी आप कैलोरीज बर्न करेंगे। इस मिसाल का आज की बात से क्या ताल्लुक है स्टूडेंट, जरा तवज्जो से देखिए। सबसे पहले तो आप समझे ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है। डीसी सोर्स वो होता है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो जाता है और ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ। यानी पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव नहीं रहता। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जरा इमेजिन करें कि इस एसी सोर्स के साथ मैं एक बल्ब लगाता हूं और आप देखेंगे कि हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस तरह से होगा। चार्जेस पहले एक डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो जो एसी सोर्स है उसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी तो वो फौरन वापस जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा पोलैरिटी रिवर्स होगी तो फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अगर आप बल्ब के अंदर देखें तो चार्जेस का फ्लो आप देख रहे हैं, चार्जेस सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, आपने डाल दिया बीच में एक कैपेसिटर। अब आप जब स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अभी कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज नहीं हुआ होगा कि पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो चार्जेस वापस आना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आ जाएगा कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, बल्कि चार्जेस अभी भी मूव करते जाएंगे और दूसरी प्लेट पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी जिसकी वजह से हम कहेंगे कि अब हमारे पास कैपेसिटर फिर चार्ज हो गया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर पोलैरिटी तब तक रिवर्स हो चुकी होगी और फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस जाना शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे पास एक वक्त आएगा वो डिस्चार्ज होंगे। लेकिन ये मुसलसल प्रोसेस चलता रहेगा और कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाऊं तो ये कुछ सिस्टम इस तरह से चल रहा है। हालांकि चार्जेस कंप्लीट लूप में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्ब के ग्लो करने के लिए तो चार्जेस को सिर्फ मूव करना जरूरी है। और अगर आप इस सारे सिनेरियो के अंदर बल्ब को जूम करके देखें तो अभी भी चार्जेस मूव कर रहे हैं और बल्ब इस वजह से ग्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बच्चे परेशान होते हैं कि सर यहां पर तो कैपेसिटर में गैप है, फिर कैसे हमारे पास बल्ब ग्लो कर सकता है हालांकि लूप कंप्लीट नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स बल्ब को ग्लो करने के लिए लूप का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, बल्कि चार्जेस की मुसलसल मोशन जरूरी है। और चार्जेस की जो मुसलसल मोशन है वो इस केस में हो रही है। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कैलोरीज बर्न करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा चक्कर काटें। अगर सर्कुलर ट्रैक कहीं से खराब है आप वहां से मुड़कर वापस भी आ जाएं और इस तरह से मूव करें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो भी कैलोरीज तो बर्न होगी ना। कैलोरीज को थोड़ी ना इस बात से परवाह है कि आप पूरा चक्कर काट रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों ने एक बात सीखी कि एक कैपेसिटर अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो तो बल्ब जलता रहता है और बल्ब का जलना यह बता रहा है कि
एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैन पास थ्रू कैपेसिटर, और उसकी वजह क्या है, हालांकि बीच में गैप है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कैपेसिटर मुसलसल चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से एसी जो है वो इसमें से पास कर सकता है। तो मैं एक लाइन में ये बता देता हूं कि एसी क्यों पास कर सकता है थ्रू कैपेसिटर। तो एसी कैन पास थ्रू कैपेसिटर because of charging and discharging of capacitor। क्या चार्ज पूरा चक्कर काटता है? नहीं। लेकिन क्या यह जरूरी है? बिल्कुल नहीं, चक्कर काटना जरूरी नहीं है। असल जरूरत जो है वो चार्ज की मोशन है, और चार्ज कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहता है, अपनी डायरेक्शन मुसलसल चेंज करता रहता है, लेकिन बल्ब में वो हमेशा मोशन में रहता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता रहता है। तो पहली बात हम लोगों ने सीखी कि कैपेसिटर्स में एसी पास कर सकता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज अब हम लोगों ने देखनी, जो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्किट को पढ़ने के लिए हमारे लिए बेसिक मकसद क्या था? वो मकसद मैंने आपको बताया था, और वो था टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज और करंट के दरमियान हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्या वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ते हैं? एक बढ़ रहा हो तो क्या दूसरा कम होता है? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है स्टूडेंट्स। इसको देखने के दो तरीके हैं, यानी वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, लेकिन वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर वन, लॉजिकल मेथड, हम लॉजिकली देखेंगे कि क्या हो रहा है। नंबर टू, मैथमेटिकल मेथड, उसमें हम मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली क्या, दोनों का रिजल्ट एक ही है, लेकिन हम पहले लॉजिकली देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोग इमेजिन करें कि एक एसी सोर्स है और उसके साथ एक कैपेसिटर है। अब आप लोग जानते हैं कि वही प्रोसेस होगा, कैपेसिटर मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और ये करंट का फ्लो जो है वो चलता रहेगा। मैं यहां दो चीजें फाइंड आउट करना चाहता हूं, वोल्टेज और करंट। स्टूडेंट्स करंट मेजर करने के लिए मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एमीटर, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये मैंने एमीटर लगा दिया। जब चार्जेस कम मूव करेंगे तो एमीटर पर रीडिंग कम आएगी, और जब चार्जेस ज्यादा मूव करेंगे तो एमीटर पर रीडिंग ज्यादा आएगी। स्टूडेंट्स ये तो हो गया करंट मेजर करने का सिस्टम। अब जरा देखते हैं वोल्टेज कैसे मेजर करनी है। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। तो पैरेलल में मैं यहां पर कैपेसिटर की गिर्द लगा देता हूं, और वोल्टेज कैसे पता चलेगी? कितना कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर है। अगर कैपेसिटर के ऊपर कम चार्ज स्टोर है तो वोल्ट मीटर कम रीडिंग देगा, लेकिन अगर कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर है तो वोल्ट मीटर ज्यादा रीडिंग देगा। स्टूडेंट्स बात करते हैं बिल्कुल पहले लम्हे की, वेरी फर्स्ट मोमेंट क्या होगा। बिल्कुल पहले लम्हे वोल्टेज और करंट का क्या सिस्टम होगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, बिल्कुल पहले लम्हे अगर आप देखें तो हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज ही नहीं उन पर। जब चार्ज नहीं होगा तो वोल्ट मीटर के ऊपर क्या रीडिंग आएगी? डेफिनेटली कोई रीडिंग नहीं आएगी। इस वक्त वोल्ट मीटर के ऊपर 0 वोल्ट रीडिंग आप देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इस वक्त एसी सोर्स का ये टर्मिनल पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की इस प्लेट पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और पहले लम्हे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है बड़ी तेजी से दूसरी प्लेट पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। सिर्फ मैंने पहला लम्हा दिखाया आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो आपने देखा एमीटर के ऊपर भी बहुत रीडिंग आई, यानी करंट बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स को अजीब बात देखी आप लोगों ने, एक अजीब बात है, और वो क्या है कि हमारे पास जो वोल्टेज है पहले लम्हे कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर वो बिल्कुल 0 थी, लेकिन पहले लम्हे जो करंट पास किया है वो बहुत ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स अगले लम्हे क्या होगा? अगर हम नेक्स्ट मोमेंट देखें तो आप देखेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो स्टोर हो चुका है। अब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कुछ पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल बढ़ गया, दूसरे लम्हे में पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये प्लेट जो है वो अब नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, जो कि पहले न्यूट्रल थी। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अब इसने करना है रिपेल। यही वजह है कि एसी सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल अब उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर जा पाएगा, और हमारे पास एम मीटर पर पहले के मुकाबले में रीडिंग हो गई कम। यानी दूसरे लम्हे क्या हुआ? दूसरे लम्हे
जो कैपेसिटर की प्लेट्स के गिर पोटेंशियल है वो बढ़ चुका है, लेकिन पहले लम्हे के मुकाबले में जो एम मीटर के ऊपर रीडिंग थी वो कम हो गई है, यानी करंट कम हो गया, वोल्टेज बढ़ी है, करंट कम हो गया। अब स्टूडेंट्स मजीद आगे देखें तो चार्ज ज्यादा स्टोर हो चुका है, यही वजह है कि पोटेंशियल और ज्यादा आ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ गया कैपेसिटर की प्लेट्स पर, और क्योंकि ये प्लेट अब और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गई है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये और ज्यादा रिपेल करेगी, जिसकी वजह से इस लम्हे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर जा पाएगा और हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और हम देख रहे हैं कि एम मीटर पर रीडिंग और कम होगी, वोल्टेज और बढ़ी, करंट और कम हो गया। और फिर आप अब देखें तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, यानी पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है, और इस लम्हे रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा और कोई करंट पास नहीं करेगा, और हमारे पास एम मीटर पर रीडिंग 0, पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट 0। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर वोल्टेज और करंट का रिलेशन कुछ अजीब सा चल रहा है। शुरू में हमारे पास वोल्टेज 0 और करंट मैक्सिमम था, और बाद में जो वोल्टेज है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर हो गई और करंट कम होते होते 0 पर हो गया। तो जब वोल्टेज 0 पर है करंट मैक्सिमम है, जब करंट 0 पर है तो वोल्टेज मैक्सिमम पर है, और इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये रेजिस्टर से केस डिफरेंट है। रेजिस्टर के अंदर आप लोगों को याद होगा कि वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के साथ फेज में थे, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होती थी तो करंट भी मैक्सिमम होता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चल रहा स्टूडेंट्स, कि यहां पर हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है वो एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे, बल्कि जब वोल्टेज 0 हो तब करंट मैक्सिमम हो चुका होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है तब करंट 0 हो चुका होता है। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एनालॉग मीटर्स में शो करूं तो एनालॉग मीटर्स में यह बात कुछ इस तरह से शो होगी। और स्टूडेंट्स एक और बात, अगर यही एनालॉग मीटर्स में रेजिस्टर में लगा दूं तो आप देखेंगे रेजिस्टर्स में, क्योंकि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट भी मैक्सिमम होता है, तो ये मीटर मूवमेंट्स कुछ इस तरह से होंगी जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया लॉजिकल वे। तो लॉजिकल वे से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब वोल्टेज 0 होगी ना करंट मैक्सिमम होगा, और जब करंट 0 होगा वोल्टेज मैक्सिमम होगी। लेकिन क्या मैथमेटिकली भी हम ये प्रूव कर सकते हैं? अब हम देखेंगे मैथमेटिकली स्टूडेंट्स, तो जरा तवज्जो से देखना आप लोगों ने। मैथमेटिकली देखेंगे तो इक्वेशंस यूज करेंगे। भाई कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो कैपेसिटर की तो इक्वेशन आप लोग सारे जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV। ये जो Q है आपकी बुक ने इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया, तो इस वजह से मैं यहां पर कंफ्यूजन से बचने के लिए स्मॉल q ही लिख देता हूं। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन क्यों यूज करनी है? क्योंकि कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन यही है। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये V क्या है? ये V वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो सोर्स दे रहा है, लेकिन सोर्स तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहा है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और वो क्या है? वी नो दैट V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये वो वोल्टेज का फार्मूला है, और इस वोल्टेज के फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है वो साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो हम लिखेंगे हेंस वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि V इज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा। किस पर डिपेंड करती है? साइन थीटा पर डिपेंड करती है, साइन थीटा का फंक्शन है। और जब कोई चीज किसी पर डिपेंड कर रही हो तो उसकी वेरिएशन बिल्कुल वैसी होती है। साइन थीटा का ग्राफ आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह से होता है। अब क्योंकि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यही ग्राफ वोल्टेज का भी होगा। तो वोल्टेज का ग्राफ तो मेरे पास आ गया, ये ग्राफ मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स वोल्टेज का ग्राफ मैंने क्यों साइनोसाइडल बनाया? आर्गुमेंट क्या है मेरे पास? दलील क्या है? दलील यह है, हम जानते हैं वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा, तो जो साइन थीटा का ग्राफ वही वोल्टेज का ग्राफ। तो सिंपल बात है, आसानी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। यह है पॉइंट O, यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट B, यह है पॉइंट C, पॉइंट D एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स अगली बात क्या है? वोल्टेज का ग्राफ आ गया। आपको मालूम है ना, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्या बताया था? आज का काम क्या है? टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
अब हमें चाहिए दूसरी चीज करंट। आज के लेक्चर में इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की इक्वेशन यूज होगी। कैपेसिटर की इक्वेशन में वोल्टेज तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली करंट नहीं है। यह है असल मसला। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में यह मसला नहीं आया था। लास्ट लेक्चर रेजिस्टर के बारे में था। रेजिस्टर की इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR। इस इक्वेशन की खूबसूरती यह है कि इसके एक तरफ वोल्टेज भी है, एक तरफ करंट भी है। यानी वो दोनों चीजें जिसको मैंने कंपेयर करना था, जिनका रिलेशनशिप बिल्ड करना था, वो दोनों एक ही इक्वेशन में मौजूद थी। आज मसला यह है कि उनमें से एक तो है, वोल्टेज तो है लेकिन करंट नहीं है। लेकिन क्या मुकम्मल मायूस हो जाऊं? नहीं। अगर करंट नहीं है तो क्या हुआ? चार्ज तो है, और हम जानते हैं चार्ज का करंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिकॉज हम लोग जानते हैं करंट की डेफिनेशन ही हम क्या करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब अभी तो मेरे पास करंट नहीं है लेकिन मेरे पास चार्ज आ गया है, हिंट है मेरे पास। अगर मैं इसको यूज करूं तो हो सकता है मैं किसी तरह से करंट जो है वो फाइंड आउट कर लूं। तो इस वजह से मैं मजबूरी की वजह से फिलहाल चार्ज को यूज करूं। असल में चार्ज का काम नहीं है, असल हमें चाहिए करंट, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए चार्ज को यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, ये जो V की वैल्यू है ये मैं ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी Q इज इक्वल टू C एज इट इज। V की जगह ये वैल्यू आ जाएगी V नॉट साइन थीटा। अब स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, अगर मैं देखूं ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि Q डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। Q डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। वही बात, क्या बात भला, क्या सीखा हम लोगों ने कि चार्ज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। स्टूडेंट्स वही वाली बात, यानी जिस तरह से वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा तो चार्ज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो चार्ज इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। और साइन का ग्राफ तो ऐसे होता है, तो फिर चार्ज का ग्राफ भी ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं ये जो ग्राफ है ये वहीं पर जहां मैंने वोल्टेज का ग्राफ बनाया वहां पर लगा देता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि चार्ज का ग्राफ भी बिल्कुल वैसा होगा। तो ये देखिए चार्ज का भी, ये देखिए बिल्कुल साइन कर्व बना दी। ये जो रेड में है ये है चार्ज का ग्राफ, इसे मैं कह देता हूं क्यों। क्या असल में हमें ये चाहिए? नहीं, ये सिर्फ हम लोगों ने मजबूरी में अपना काम निकालने के लिए किया। और काम क्या है हमारा? असल काम है करंट को कहीं से लेकर आना है। अब स्टूडेंट्स ग्राफ हमारे पास बन गया, लेकिन क्या ये ग्राफ काफी है? नहीं, क्योंकि असल काम तो अभी तक नहीं हुआ। और वो क्या है? वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप निकालना। ये तो वोल्टेज और चार्ज है, अब करंट कैसे निकालें चार्ज से? आइए चलते हैं करंट की डेफिनेशन की जानिब। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं करंट क्या है? I इज इक्वल टू डेल Q ओवर डेल T। यही डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, जब दो चेंजेस एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हो, दो स्मॉल चेंजेस डिवाइड हो रही हो, तो हम उनको एक और नाम देते हैं और वो नाम है स्लोप। तो आप इसको कह सकते हैं ये स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम है। दोबारा सुन लीजिए, जब दो चेंजेस एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो तो हम उसको कहते हैं मैथ्स में इट इज स्लोप ऑफ चार्ज, चार्ज जो ऊपर आया, विद टाइम, टाइम जो नीचे आया। तो दो चीजें जब डिवाइड हो रही है तो हम ऐसे कहते हैं। आमतौर पर नहीं कहते, लेकिन ये मैथ्स में हम इसी तरह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको अगर हम मैथमेटिक्स के लिहाज से देखें तो हम इसे कहेंगे इट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां है असल इंपॉर्टेंट चीज, अब जरा तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है। यह है थोड़ी सी मुश्किल बात, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा कि स्लोप होती क्या और कैसे फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स अब आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं अब आप लोगों को एक आसान तरीके से स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
अब वो आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स? स्लोप के लिए आप एक वर्ड याद रखिए और वो है ढलवान। उर्दू का वर्ड आप लोग जानते हैं ढलवान क्या होती है। ये मेरे पास दो किस्म के पहाड़ हैं, आप देख रहे हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है तो हम कहेंगे कि इसकी ढलवान बहुत ज्यादा है, और इस पहाड़ पर चढ़ना आसान है तो हम कहेंगे इसकी ढलवान बहुत कम है। ये ढलवान ही बताती है कि स्लोप कितनी होगी। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं। इसमें पहला सिनेरियो देखते हैं। ये शख्स जो जिस जगह पर मूव कर रहा है वो जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब वो कोई हाइट कवर कर ही नहीं रहा, वो बुलंदी तय ही नहीं कर रहा। इस सूरत में हम कहेंगे क्योंकि ढलवान है ही नहीं, वो हाइट पर जा ही नहीं रहा, तो स्लोप क्या हुई? जीरो हुई। क्यों? ढलवान ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस केस में देखें तो आप देख रहे हैं अब शख्स कुछ हाइट कवर कर रहा है साथ साथ। इस सूरत में हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक ऐसा केस है जहां ढलवान है। तो क्योंकि वो शख्स ऊपर चढ़ रहा है तो मैं कहूंगा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है तो चढ़ाई है यहां पर। और साथ साथ क्योंकि वो आसानी से चढ़ रहा है, इतनी ज्यादा ढलवान नहीं है, तो मैं कहूंगा स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन इस वक्त स्लोप जो है वो लो है, इतनी ज्यादा नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप इस केस को देखें तो इस केस में आप देखेंगे ना से वो शख्स ऊपर चढ़ रहा है बल्कि ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ढलवान बहुत ज्यादा है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है लेकिन हाई है। और स्टूडेंट्स इस केस में आप देखेंगे कि ये शख्स तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, इस हद तक स्लोप ज्यादा हो गई है, तो हम कहेंगे ये स्लोप मैक्सिमम है या इंफिनिटी कहेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखें कि ये एक केस इमेजिन करें जिसमें वो शख्स जो है वो नीचे को जा रहा है, तो हम कहेंगे यहां स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि यहां उतराई है, चढ़ाई नहीं है। इस सूरत में स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के साथ साथ क्योंकि वो आराम से उतर रहा है तो फिर हम कहेंगे नेगेटिव है और कम है। और फिर यहां पर अगर हम देखें ये वाला केस तो आप देखेंगे वो शख्स बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, तो हम कहेंगे स्लोप नेगेटिव होने के साथ साथ हाई है। अगर आप ये 4-5 केसेस जो हैं वो याद रख सकते हैं तो फिर अगला लेक्चर आसान है। तो स्टूडेंट्स ये 4-5 केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। स्लोप जीरो कब होती है, स्लोप पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है। आप यहां पर चाहें तो लेक्चर पॉज करके इसको पहले लिख लें ताकि आप लोगों को आगे लेक्चर सुनना आसान लगे। अब स्टूडेंट जरा इमेजिन करें इन 4-5 केसेस में एक बात कॉमन थी, और वो क्या थी? वो बात ये थी कि यहां पर वो शख्स जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रहा है, चाहे जैसी मर्जी स्लोप है, चाहे जैसी मर्जी ढलवान है, लेकिन हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कुछ इस तरह का पाथ, अगर ये शख्स इस पाथ पर जा रहा हो, अब हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी एक कर्व्ड पाथ की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आसान तरीका है स्टूडेंट्स हमारे पास कि हम इस कर्व्ड पाथ के ऊपर कुछ पॉइंट्स चूज कर लें, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट ड्रॉ करना आपको आता है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर कट करे, आसान डेफिनेशन इसकी यही है। तो हम लोगों ने टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। अब ये टेंजेंट्स जो हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इन टेंजेंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप जरा देखें ये वाला पॉइंट, इस कर्व का बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट आप लोग देख रहे हैं, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट बता रहा है कि इसकी स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर तो चढ़ना ही मुश्किल है इस शख्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं इस पॉइंट की जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट यहां पर नहीं एग्जिस्ट करता। अगर यही ग्राफ मैं आपके सामने यहां पर शो करूं तो इस ग्राफ पे थोड़ी देर के लिए वोल्टेज को हटा दें, चार्ज की इस कर्व को देखें। चार्ज की ये कर्व जिस पॉइंट पर स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ओ, उस पॉइंट पर अगर आप गौर से देखें तो फिर टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो स्लोप तो मैक्सिमम आएगी। अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं तो स्लोप यहां पर क्योंकि मैक्सिमम आएगी तो मैं ये स्लोप पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज है जीरो लेकिन चार्ज की स्लोप है मैक्सिमम, ये असल में मैं बताना चाह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इसको जरा तवज्जो से देख लीजिए कि मैं इस पॉइंट ओ पर अब चार्ज की स्लोप बनाऊंगा, और चार्ज भले जीरो है लेकिन चार्ज की स्लोप मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट पी आ गया स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है अब मैं चार्ज की स्लोप जो है वो आपके सामने बना रहा हूं। अब स्टूडेंट्स यही ग्राफ दोबारा से जरा इमेजिन करें, सिर्फ चार्ज का ग्राफ। अब ये चार्ज के ग्राफ का इतना हिस्सा लें, इस हिस्से के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया कि आप लोग इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लें और उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें अगर आप स्लोप के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स
जरा तवज्जो से देखिए कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इस पहले टेंजेंट को देखें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है और हाई है। इस पर चढ़ना कदरे आसान है, लेकिन है तो चढ़ना ही ना, तो स्लोप पॉजिटिव ही होगी लेकिन लो होगी। और अगर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया हो उसको अगर आप गौर से देखें तो ये तो कोई स्लोप है ही नहीं, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलेगा, कोई बुलंदी तय नहीं करेगा। इस सूरत में हम कहेंगे स्लोप जीरो ही, यानी यहां स्लोप हाई थी, फिर लो हुई, फिर जीरो हुई, यानी स्लोप मुसलसल क्या हो रही है, कम हो रही है स्टूडेंट्स। तो जरा गौर से देख लीजिए, स्लोप इस सूरत में कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं जब आप यहां से यहां चार्ज के ग्राफ को देखते हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज की स्लोप कम होगी, तो हम ये लाइन यूं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्लोप की लाइन ड्रॉ करनी है और स्लोप कम हो रही है, और कम होते होते इस पॉइंट पर जीरो हो रही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही ये वाला ग्राफ का जो पोर्शन है, इसकी स्लोप जो है वो ऐसे आ जाएगी। इस पॉइंट को मैं एन कह देता हूं, तो पॉइंट एन पर हालांकि चार्ज मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, सॉरी ये ग्राफ है चार्ज मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, लेकिन स्लोप जीरो पर पहुंची हुई है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसी ग्राफ को दोबारा, और अब हम चार्ज के इस पोर्शन को देखते हैं। इस पोर्शन को कैसे हम इमेजिन करें कि स्लोप क्या हो रही है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम वही काम कर सकते हैं कि हम 3 पॉइंट्स जो है वो इमेजिन कर लें और उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। अब हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है, अगर हम उसको स्टडी करें, ये जो पहला टेंजेंट है अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर स्लोप जीरो होगी। अच्छा, यहां पर जो टेंजेंट आप देख रहे हैं वो शख्स जो है वो नीचे उतर रहा है, तो यहां पर क्योंकि उतर रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगी, लेकिन क्योंकि आराम से उतर रहा है तो नेगेटिव के साथ हम कहेंगे स्लोप इतनी ज्यादा नहीं है, स्लोप लो है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें ये वाला पॉइंट, तो यहां पर जो टेंजेंट है इसमें आप देखेंगे जो शख्स है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, तो क्योंकि उतर रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ क्योंकि स्लोप बहुत हाई है, ढलवान ज्यादा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव है लेकिन हाई है। अब इसको हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं यहां स्लोप जीरो थी, फिर नेगेटिव में थोड़ी सी ज्यादा हुई, फिर नेगेटिव में बहुत ज्यादा होगी, तो यानी कि यहां पर चार्ज जब कम हो रहा था तो स्लोप जो है वो नेगेटिव में बढ़ रही है। तो जब हम स्लोप का ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि स्लोप अब नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव ग्राफ नीचे होगा तो स्लोप नेगेटिव में यूं बढ़ेगी स्टूडेंट्स। तो फिर मैं इस लाइन को आपके सामने ये ड्रॉ कर देता हूं। तो ये लाइन क्या है, ये चार्ज था, चार्ज कम हो रहा है लेकिन चार्ज की स्लोप नेगेटिव में बढ़ रही है, तो मैंने ऐसे बना दिया। अब ये पॉइंट मैं कह देता हूं पॉइंट आर। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसी ग्राफ को यूं ही ड्रॉ करता रहूं तो अब आप देखेंगे ये ब्लैक लाइन का जो ग्राफ है ये किस चीज का ग्राफ है, ये स्लोप ऑफ चार्ज का ग्राफ है। और स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ चार्ज क्या थी, स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम तो करंट की डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब यहां मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक लाइन है असल में ये चार्ज की स्लोप है, लेकिन मैंने ये एक्चुअली में करंट था जिसको ढूंढा है। तो एक्चुअली में मैं चार्ज की स्लोप क्यों बना रहा हूं, क्योंकि चार्ज की स्लोप ही तो करंट है। और मेरा आज का आर्टिकल क्या है, करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। अब स्टूडेंट्स बजाहिर आपको यहां पर 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं, ये ग्राफ यहां पर देखिए। अब इस ग्राफ में ये जो चार्ज का ग्राफ है ये तो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं करंट का ग्राफ ड्रॉ कर सकूं। तो अब मैं चार्ज के ग्राफ को थोड़ी देर के लिए आपके सामने इरेज कर देता हूं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ भी है और करंट का ग्राफ भी है, और मैं यहां पर अगर गौर से देखूं तो ये बिल्कुल जो पॉइंट O है वहां पर हमारे पास वोल्टेज हालांकि जीरो है, लेकिन देखें करंट मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, यानी वोल्टेज जीरो और करंट मैक्सिमम पर। अगर आपको याद आया हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही बात लॉजिकली भी मैंने आपको पहले बताई थी सर्किट में, कि बिल्कुल पहले लम्हे हमारे पास वोल्टेज जीरो थी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, लेकिन बहुत से चार्जेस पास किए थे तो करंट एमीटर में मैक्सिमम आया था। तो इसका मतलब यहां पर वही बात साबित हो गई, लेकिन अब के हमने लॉजिकली नहीं बल्कि मैथमेटिकली साबित किया। क्या साबित किया कि हमारे पास जिस लम्हे वोल्टेज जीरो है करंट मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज अभी जीरो पर है और करंट मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है, मतलब करंट आगे आगे चल रहा है, लीड कर रहा है करंट। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि क्या सीखा हम लोगों ने इसमें, इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और वो ये है कि इन ए प्योर
कैपेसिटिव सर्किट, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगाओ एसी के साथ, क्या होता है? हमने देखा कि करंट लीड कर रहा होता है, लीड्स दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। पाई बाय 2 आपको पता है 90 को ही कहते हैं रेडियन में। 90 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि देखिए वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम पर है। किस एंगल पर साइन मैक्सिमम होता है? साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज का फेज इस वक्त जीरो है, लेकिन करंट का फेज इस वक्त 90 है, यानी कि करंट मैक्सिमम हुआ हुआ है। तो करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है, वोल्टेज अभी जीरो पर है, करंट मैक्सिमम पर पहुंच भी गया। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हम इसका उल्ट भी कह सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि हम ऑपोजिट कह दें, कि बजाय ये कहें कि करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, हम कहते हैं वोल्टेज पीछे रह गई है। इसको हम कहते हैं फिजिक्स में यूं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड दी करंट। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रह गया, और पाई बाय 2 रेडियन, वो 90 डिग्री का ही रेडियन में बनता है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ग्राफ भी वही बता रहे हैं कि करंट आगे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज जीरो पर थी, करंट मैक्सिमम पर था। ये वर्ड्स में भी मैंने यही बताया कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। अब मैं वेक्टर्स के जरिए बताऊंगा कि करंट वोल्टेज को लीड करेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर करंट और वोल्टेज फेज में हो तो फिर मैं आपको मालूम है करंट और वोल्टेज के वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में बनाता हूं। ये क्या बता रहे हैं वेक्टर्स? कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ कम होते हैं। लेकिन क्योंकि करंट यहां 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो मैं करंट के वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करूंगा, और जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो मेरे पास चीज बनेगी, ये बता रही है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। वही जो बात मैंने लिखी है उसको मैं वेक्टर में यूं रिप्रेजेंट करूंगा कि ये वोल्टेज का वेक्टर है, और ये करंट का वेक्टर है। और आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री ये बता रहा है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, एक ही बात है, यहां ग्राफ के जरिए बता रहा हूं, यहां वर्ड्स में बता रहा हूं, यहां वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो हम लोगों ने ये देख ली कि कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है। लेकिन लेक्चर यहां खत्म नहीं हुआ, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन है। क्योंकि लेक्चर लेंथी हो गया तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना है। लेकिन यहां तक का जो लेक्चर है इसको आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट करें, इसको बार बार देखें, ताकि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाए। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।